सॉल्यूशन पे ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये प्रेजेंटेशन होने वाला है। फिर भी समरी में थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम्स को बताएंगे यहाँ पर। तो चर्चा के यहाँ 3 मुख्य विषय रहेंगे। पहला है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, निर्माण इकाइयाँ हैं, वो बहुत ही बुरी हालत में है, मतलब वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती हैं और क्वालिटी भी नहीं ला पाती उतनी अच्छी जितनी कि बाकी देशों की ला रही हैं, जैसे चाइना की, यूएस की, जापान की। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि हम बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ बीच में जो समस्या है उसको गलत कारण उसका जानते हैं, वो लोग, उन्हें सही जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और साथ में जो गलत समाधान के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद फिर समस्या के सही कारण क्या है और उनका असली समाधान क्या है उसके बारे में फिर मेन डिस्कशन होगा हमारा, जिसमें कि 5 पॉइंट्स रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदालतों का भ्रष्टाचार और गैर जवाबदेही, नेता पुलिस अधिकारियों का भ्रष्टाचार, ये सब चीजें रहेंगी। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो भारत में जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, भी थोड़ी बहुत से मतलब है कि जितनी हमारे यहाँ होनी चाहिए उतनी नहीं है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। मतलब वो भी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाती हैं। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन खासकर से जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हमारे यहाँ जो नहीं बन रहा है, वो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन रही हैं। और उसके बाद अच्छे क्वालिटी के इंजन हम नहीं बना पाते हैं। जो गाड़ियों में इंजन इस्तेमाल होते हैं, बाइक्स में, कार में, जनरली या तो वो विदेशों से इंपोर्ट होते हैं, और जो थोड़े बहुत बनते भी हैं उनको बनाने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो सब विदेशी होती हैं। तो उसके बाद फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन है आपके घर में, आपके पास, उसके बाद टीवी है, कैलकुलेटर्स हैं, एलईडी बल्ब हैं, ये सब भी मैक्सिमम चीज़ें या तो विदेशों से आ रही हैं या फिर वहाँ की कंपनियां हमारे यहाँ आकर के बना रही हैं, और या फिर हम उनकी मशीनें खरीद रहे हैं बड़ी, जिनसे वो बन सकती हैं। उसके बाद बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सामान है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने बताया, जैसे टीवी, कैलकुलेटर। इलेक्ट्रिकल मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कंपोनेंट नहीं यूज़ हुआ है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप जिसमें यूज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और जिसमें नहीं यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सामान, जैसे पंखों में लगने वाली मोटर है, जो बजाज पंखे हैं आपके घरों में चलते होंगे, उषा के, बजाज के, उनमें जो मोटर लगती है वो भी जनरली चाइना से ही आती है। उसके बाद बिजली झालर के बारे में सभी लोग जानते हैं, दिवाली में हम लोग बहिष्कार करते हैं चाइना का सामान, बिजली झालर वगैरह, वो तो सभी जानते हैं। तो बिजली झालर जैसे जो साधारण चीज़ें हैं वो भी हम नहीं बनाते, ज़्यादातर नहीं बना पा रहे हैं। ये सब भी इंपोर्टेंट हो रही है, या फिर इंपोर्ट नहीं भी हो रही है तो वो विदेशी कंपनियों की मशीनों से बन रही हैं। इसका मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे पतंजलि जो हमारा है वो भी विदेशी मशीनों पे चल रहा है। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, दिख रही है। कुशाग्र बढ़िया आगे। वो हमने पूरी लगाई थी। वीडियो दिखाई पड़ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, फिर मुझे कैसे शेयर करूं? हाँ ठीक है, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वीडियो अब दिख रहा है? हाँ, एक सेकेंड, अब आ रहा है। हाँ ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहा था मैं कि जैसे जो हमारे यहाँ बहुत सारे स्वदेशी सामान आपको दिखते हैं बाजार में, वो भी मैक्सिमम चीजें मशीनों से जो बन रही हैं वो सब विदेशी मशीनें हैं। जैसे ये रामदेव बाबा जी बता रहे हैं अपनी मशीनों के बारे में कि इन्होंने कहाँ से इंपोर्ट करी है मशीनें। और ये कहाँ से आई है? ये कोई जर्मनी से आई है, कोई इटली से आई है। ये पूरा कितना पैक होता होगा? कैपेसिटी काफी बड़ी है। ये जो है, ये स्वीडन की मशीन है, कुछ जर्मनी की, कुछ फ्रांस की, कुछ इटली की, कुछ ये जो स्वीडन की है। इसको पूरा आपको देखो अंदर अंदर दिखाते हैं। तो वीडियो देखा सभी ने? हाँ जी, दिख गया। समझ में आया? हाँ जी, जो हाँ बताना जी। जी। तो मेरा पॉइंट ये था कहने का यहाँ पर कि जो हमारी, एक मिनट, जो हम बहुत कुछ अपने यहाँ जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो कि दिखने में स्वदेशी जैसी लगती हैं हमको, या फिर स्वदेशी हैं जिन्हें हम मानते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें जो उनका क्रिटिकल पार्ट है या फिर जो उनका ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो विदेशों से आ रहा है। इवन आपका जैसे हल्दीराम नमकीन आप खाते होंगे, तो हल्दीराम नमकीन की जो पैकिंग जो है, पैकिंग कवर होता है जो उसका पैक जिसमें होता है, वो भी मशीनें उसकी बाहर से आती हैं। इस तरह से बहुत सारे सामान जो हम देश में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बाहरी विदेशों के मशीनों से बन रहे हैं। अब उसके बाद इसके अलावा ये तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल हो गया। इसके बाद बहुत सारी मैकेनिकल मशीनें हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल हैं, खुदाई की मशीनें हैं, जेसीबी मशीन के बारे में जानते होंगे आप, तो वो सब भी विदेशों से ही आती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद समस्या ये है कि इनसे समस्या क्या, बहुत से लोग तो ये कहते हैं भाई इससे समस्या क्या है, अगर बाहर से आ रहा है तो उससे समस्या ये हो रहा है कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है। आप ये देखें 2005 से लेकर के 2014 तक का ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हमारा हर साल कितना बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। तो अगर आप 2005 का देखते हैं तो 2005 में लगभग ये 30 बिलियन डॉलर का हम नेगेटिव में थे। 30 बिलियन डॉलर मतलब हमने 100 बिलियन डॉलर का खरीदा होगा बाहर से और 70 बिलियन डॉलर हमने बाहर बेचा होगा, तो हमको 30 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ।
इसी तरीके से घाटा बढ़ता जा रहा है हर साल। आप देखें 40-30, 2005 में 30 है, 2006 में फिर शायद 50 के पास पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते अभी जो है 2012-13 में पहुंच गया है लगभग ये पौने 200 बिलियन डॉलर के आसपास। और ये तो 2005 से लेकर 2014 तक का है। फिर उसके आगे का भी देखिए तो ये एक रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है। आप ये हेडिंग अगर पढ़ते हैं, इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड विद 25 मेजर कंट्रीज इन 3 years। और इसमें मैंने ये रेड बॉक्स में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, कोक, आयरन एंड स्टील, तो ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हमारे देश में मिलती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल हमारे देश में काफ़ी है, मतलब कई सारे ऐसे ही जगह हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल मिल सकता है, लेकिन हमारे पास रिफाइनरी मशीन नहीं है, हम बना ही नहीं पाते मशीनें ऐसी जो कि तेल को निकाल सके और उनको रिफाइन करके इस्तेमाल में ला सकें। इसी तरीके से आयरन एंड स्टील है, तो स्टील जो है लोहे से और कार्बन जो शब्द सुना होगा, कार्बन मटेरियल होता है, उसको मिला के बनता है, लेकिन वो बनाने की टेक्निक होती है, वो टेक्निक थोड़ी सी बड़ी टेक्निक है, वो हर कोई नहीं बना पाता है। तो इसीलिए हमें स्टील भी इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है स्टील बनाने की वैसी। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं बहुत सारे, जैसे किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, IIT वाईटी में चले जाओ, कहीं पर भी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो चाइना के होंगे या फिर ब्रिटेन से आ रहे हैं या US से आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं। इंडिया में केमिकल्स भी नहीं बनते, वो ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंडिया में बना ही नहीं पाते हम लोग। और ये तो रहा कि ट्रेड डेफिसिट इतना घाटा हो रहा हमारा जब हम सामान बाहर से खरीदते हैं उसकी वजह से। फिर बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि समस्या है, लेकिन उनके पास गलत जानकारियाँ होती हैं समस्या की। तो मेरा जैसे बहुत से लोग से बात होती है तो वो कहते हैं कि समस्या है ही नहीं, वो लोग समस्या इसको मानते ही नहीं है, कहते हैं अरे ये समस्या ही नहीं है, ये तो घटता बढ़ता रहता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, वो अजीबोगरीब रीज़न देते हैं उसके पीछे। लेकिन मेरा मानना है कि ये समस्या है, मतलब हम अगर नहीं बनाते हैं सामान तो उसका हमें हर्जाना आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, वो युद्ध के रूप में भुगतना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। अब क्या है कि जो बहुत से लोग समझते हैं समस्या इसको, कि उन्हें लगता है कि हाँ ये समस्या की बात है, तो उनके पास अक्सर गलत जानकारियाँ होती हैं, और जिस वजह से वो लोग गलत समाधान पे पहुंच जाते हैं। तो जो समस्या की गलत जानकारी है मैं उसे बस पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पूछे सवाल अगर आपको लगता है कि ये गलत जानकारी नहीं है, सही जानकारी है। तो जैसे बहुत से लोग भारत में ये मानते हैं कि भारत के लोग बुद्धिमान नहीं है, या फिर भारत के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या फिर भारत के लोगों को विदेशी सामान ज़्यादा पसंद है, बहुत से लोग ये सोचते हैं। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भारत के लोग सरकारी नौकरी में खुश रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप से कोई सामान बनाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब गलत कारण है। इस वजह से ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ देश में फैक्ट्रियाँ अच्छी नहीं है, देश में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके पीछे ये सारे कारण नहीं है, लोगों की मानसिकता का कोई कारण यहाँ पर नहीं है। और कुछ लोग जो है देश की गुलामी को कारण मानते हैं, कुछ लोग का मानना है कि अभी हम 70 साल पहले ही तो आज़ाद हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो सकते हैं हम लोग। तो ये भी गलत कारण है। चाइना देखिए 30 साल में डेवलप हो गया, 30 साल पहले चाइना हालत हमारे जैसी थी कुछ, और आज चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और कुछ लोग आबादी का कारण मानते हैं, तो आबादी का कोई कारण कुछ नहीं है यहाँ पे, आबादी चाइना की भी ज़्यादा है, वो भी फिर भी आगे हमसे है। फिर गरीबी को कारण मानना, कुछ लोग मानते हैं हमारे देश में जो गरीब है वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, इसलिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन गरीबी जो है वो गरीबों की वजह से नहीं है, गरीबी हमारे यहाँ इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं चल पाती हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता तो गरीबी बढ़ती है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, IIT वाईटी से पढ़ के निकलते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है। वो भी गलत कारण है। वो बाहर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। अगर हमारे यहाँ अच्छा काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वो यहाँ रुकेंगे, यहाँ काम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए वो बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई कि समस्या की जो गलत जानकारियाँ लोगों के पास है उसके बारे में, उसको आप लोग सवाल पूछेगा, मैं यहाँ डिस्कस इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों। अब आता है कि समस्या के सही कारण क्या है और उसका असली समाधान क्या है। तो जो समस्या का सही कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, कि शून्य से व्यवसाय फैक्ट्री को खोलकर चला पाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये एक सेंटेंस जो है, ये छोटा सा सेंटेंस लिखा है पिंक कलर की लाइन में, शून्य से व्यवसाय फैक्ट्री को खोलकर चला पाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई पहुंच नहीं है लोगों से, मतलब किसी सरकारी अधिकारी से, आप किसी अमीर आदमी के घर के नहीं हो, या आपके कोई आपका भाई या आपके पिताजी कोई नेता मंत्री नहीं है, और आप एक साधारण व्यक्ति हो और आपके पास थोड़ा पैसा है, इतना पैसा है कि आप कोई फैक्ट्री चला सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग फैक्ट्री और इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर पाते हैं। अब ऐसा होता क्यों जी, कोई म्यूट नहीं है। यशवंत, निशांत, विशाल सोडी जी, निशांत, सभी लोग म्यूट हो जाइए। हाँ
हाँ, तो समस्या की जो समस्या मूल समस्या हमारे यहाँ वो शून्य से हमारे यहाँ व्यवसाय खड़ा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप कंपेयर करो यूएस का, इंडिया का, और कंपैरिजन करो कि इंडिया में अगर 100 लोग अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं और अमेरिका में 100 लोग अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो अमेरिका में 100 में से कम 40-50 लोग ऐसे होंगे जो कि खड़ा कर पाएंगे अपना व्यापार, और इंडिया में शायद एक भी ना कर पाए या एक या दो कर पाए। ये मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री फैक्ट्री खड़ी कर पाना, उसको चला पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन काम है, जिस वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते हैं और उस वजह से हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं बन पाता है आपस में लोगों के अंदर, और जिस वजह से फाइनली हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो अब ये कारण क्या है इसके पीछे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री क्यों नहीं खोल पाते लोग, मुश्किलें क्यों होती है, उसका कारण क्या है? तो उसके 5 जो मुख्य कारण है, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 5 मुख्य कारण है वो ये हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे पहला कारण है अदालतों का भ्रष्टाचार और धीमी गति, और इसका सॉल्यूशन है ज्यूरी कोर्ट। उसके बाद टैक्स के गलत कानून है, महंगी जमीनें हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन है रिक्त भूमि कर, एम्प्टी लैंड टैक्स। चौथा है सरकार की और प्रशासन की गैर जवाबदेही और भ्रष्टाचार, मतलब जो हमारा सरकारें हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस वगैरह, आईपीएस हैं, पुलिस वाले हैं और बहुत सारे अन्य जो विभागों में अधिकारी हैं, उनकी अनअकाउंटेबिलिटी और उनका भ्रष्टाचार, जिसका सॉल्यूशन है वोट वापसी पासबुक। और उसके बाद हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में साइंस मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन दी जा रही है हमारे यहाँ, वो बहुत ही पुराने समय की है या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मतलब वो सही समय पे, मतलब जिस एज में बच्चों को मिल जानी चाहिए जितनी एजुकेशन, उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। उसका भी सॉल्यूशन है वोट वापसी पासबुक और सातवें सिस्टम। तो अगर ये 5 चीज़ें जो हम सुधार देते हैं, और सुधारने का तरीका जो लिखा हुआ है साइड में, जूरी कोर्ट, रिक्त भूमि कर, वोट वापसी पासबुक, तो हमारा मानना है कि ये इन कानूनों के आने के बाद जो भारत है 5 से 6 वर्षों बाद, अगर आज की तारीख में कानून आ जाते हैं तो 5 से 6 वर्षों में हम चीन की बराबरी कर लेंगे और 15 से 16 वर्षों बाद हम अमेरिका को पछाड़ सकते हैं, 15-16 वर्ष के भीतर। तो अब इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि मतलब इनकी वजह से कैसे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो पहला सॉल्यूशन जो मैंने बताया ज्यूरी कोड का, तो ज्यूरी कोड तो हमने एक अलग से वेबिनार किया था, तो अगर आप लोग उस पर थे तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ शॉर्ट में कि ज्यूरी कोड का बेसिक फंडामेंटल ये है कि जज के साथ में कॉमन पब्लिक में से रैंडमली सेलेक्टेड लोग बैठेंगे जज के साथ में, ताकि जज को रिश्वतखोरी करने का मौका ना मिले। मतलब एक जज पर एक चेक रहेगा, जज के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी की भावना आएगी, क्योंकि उसके साथ साधारण नागरिक बैठ रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, जो जज में अदालतें होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा ईमानदार काम करती हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से काम करने लग जाती है जूरी सिस्टम की वजह से। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपका सवाल होगा तो फिर वहाँ पे चर्चा की जाएगी। दूसरा रिक्त भूमि कर है, तो रिक्त भूमि कर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमने नहीं बात की थी, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, रिक्त भूमि कर क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि ज़मीन बहुत सारी खरीद लेते हैं और रखे रहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ज़मीन की कमी हो जाती है। तो ये जो कानून है ये क्या करेगा कि जमीन, जो खाली जमीन पड़ी हुई है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है और जो महत्वपूर्ण जमीन है, उस तरह की जमीन को कार्यशील बनाएगा, ये उसको यूजफुल बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा कि इस पर हम लोग, कानून के अंदर क्या सिस्टम है कि ये जमीनों पर 1% टैक्स लगाएगा साल में। और टैक्स लगने की वजह से क्या होगा कि लोग जिनके पास फालतू जमीन पड़ी, जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो उन्हें वो बेचनी पड़ेंगी जमीनें, और जिस वजह से जमीन के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आज एक एग्जांपल दे दीजिए सर, कोई हाँ, एग्जांपल। लिखा हुआ मैंने। तो जैसे आज की तारीख में अगर चाइना इंडिया कंपैरिजन किया जाए, तो चाइना में आप जमीन के दाम देखो, तो वहाँ पर घर बनाने के लिए जमीन अगर आपको चाहिए तो 2000 से लेकर 9000 रुपए स्क्वायर फीट है जमीन का दाम वहाँ पर। और व्यवसाय के लिए या इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए आपको जो जमीन मिलती है चाइना में, वो 300 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच में मिलती है स्क्वायर फीट में। ये 105 बड़े शहरों की जमीन की कीमतें हैं चाइना की। और इंडिया में जो बड़े शहरों में कीमत है, वो घर बनाने के लिए 10,000 से लेके 25,000 स्क्वायर फीट है, मतलब चाइना से लगभग 2 गुना है, 2 गुना से 3 गुना है। और व्यवसाय के लिए हमारे जमीन मिलती है 4,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट मिलती है। मतलब व्यवसाय के लिए आपको जमीन जो है चाइना से लगभग 10 गुना ज़्यादा महंगी मिलती है इंडिया में। और यहाँ मैंने एक कैलकुलेशन करी थी छोटी सी, कि चाइना में 20 बाई 20 फीट की दुकान अगर आपको खरीदी, अगर 20 फीट लंबी 20 फीट चौड़ी दुकान चाहिए आपको चाइना में, तो 30 साल के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी वो। जबकि इंडिया में सेम उसी साइज की दुकान आपको 30 लाख रुपए से लेकर 36 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। तो भारत में अगर हमने ये रिक्त भूमि का कानून लेके आए हम, तो इससे जमीनों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आज अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री खड़ा करना चाहता है, तो उसको सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की है, उसे जमीन नहीं मिलती आसानी से, और जमीन मिलती भी तो बहुत महंगी होती है वो। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके लिए व्यवसाय चलाना से ज़्यादा सरदर्द बन जाता है जमीन खरीदना। तो भारत में जो
एक तो ऊंची कीमतें जमीन की हैं ही, प्लस साथ में अनुपलब्धता भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमारे जमीन आसानी से मिलती भी नहीं, जैसा कि मैंने बताया। जबकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसे सिस्टम रहे हमेशा से, जिनकी वजह से वहाँ ज़मीनें मिलना और ज़मीनें आसानी से मिल जाती हैं और उनके दाम भी कम होते हैं। अब अगर बहुत सारे लोग इस बारे में को थोड़ा सा सीरियसली इसको नहीं समझ रहे हैं कि मतलब उन्हें लग रहा है कि ये एम्प्टी लैंड टैक्स या जो भी ज़मीन वाली बात मैंने बताई कि वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो उनको ये इकोनॉमी की किताब पढ़नी चाहिए थोड़ी सी। वैसे इकोनॉमी की वगैरह किताब जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी किताब है ये। इसमें आप अगर देखो तो इसमें पहला ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन अगर आप पढ़ पा रहे हो, दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। और उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिखा हुआ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। मतलब जो पहली रिक्वायरमेंट है वो लैंड है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली दैट सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट लैंड है, और वही हमारे यहाँ सबसे महंगा है। इंडिया में अगर सबसे महंगी आज की डेट में देखा जाए, मतलब प्रोडक्ट छोड़ करके, तो अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने जमीन की रहती है। जमीन कहाँ से खरीदेंगे? तो ये जो एक प्रूफ के रूप में मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मतलब लैंड जो एक पॉइंट है लैंड वाला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिक्त भूमि का की जो बात करी मैंने, तो अगर ये कानून आता है भारत में, तो इससे जमीन की जो कीमतें हैं वो 5 से लेकर 10 गुना तक कम हो जाएंगी। जैसे जो आज जमीन आपको 1 करोड़ की मिल रही है, वो जमीन आपको 10 लाख में मिलेगी अगर ये कानून आ जाता है तो। और उसके बाद क्या होगा, जमीन सस्ती होंगी तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उद्योग लगेंगे, ज़्यादा जमीनों का सस्ता हो जाने की वजह से जो गरीब लोग हैं जो आज किराए के घर में रह रहे हैं, उनको अपना घर बनाने का मौका मिलेगा, गरीबी कम होगी जिसकी वजह से। और सरकार को इतना मुनाफा होगा उससे कि हम लोग भारत की सेना को मजबूत बना सकेंगे, भारत की सेना के लिए ज़्यादा बजट दे सकेंगे रिक्त भूमि कर के आने की वजह से। और जो तीसरा प्रपोजल है इसमें जो कि हमने रखा है, वो वोट वापसी पासबुक का है। वोट वापसी पासबुक, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे नेता हैं, जज हैं, अधिकारी हैं, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, उनको जवाबदेह बनाने के लिए है। तो इसमें क्या होगा, वोट वापसी पासबुक का अगर मैं रफली बताऊं तो इसका पॉइंट ये है कि आपको जो भी आपके सरकारी अधिकारी, नेता, जज हैं, उनको आपको नौकरी से किसी भी दिन हटाने का राइट मिल जाता है। आपको से मतलब है जो भारत के नागरिक हैं उनको। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें जिला पुलिस प्रमुख है, जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला चिकित्सा अधिकारी है, जिला जूरी प्रशासक है, मिलावट रोक अधिकारी है। इसके बाद डीडी चेयरमैन है, दूरदर्शन का जो चेयरमैन है वो है, आरबीआई गवर्नर है, सीबीआई डायरेक्टर है, बीएसएनएल का चेयरमैन है, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। फिर उसके बाद जज हैं, जिला जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रीय जूरी प्रशासक हैं। तो ये अभी फिलहाल तो हमने ये नाम रखे हुए हैं इतने सारे। बाद में इसमें प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का नाम भी डाला जा सकता है इस सिस्टम के अंदर। और इससे होगा क्या, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन सभी अधिकारियों को टेंशन रहा करेगी कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया और हमने अगर भ्रष्टाचार किया तो हमको लोग नौकरी से निकाल देंगे। जैसे आज की तारीख में क्या है, डीडी चेयरमैन है, जैसे हमारे यहाँ जो समाचार हैं, अब न्यूज़ आप देखते होंगे कितना सारा फालतू चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसको अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे वो लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा डीडी चेयरमैन जो है वो बिका हुआ है, या बिका नहीं हुआ है तो कम से कम उसे कोई टेंशन नहीं है। तो वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहा है, इसलिए लोगों को मजबूरी में प्राइवेट चैनल पर देखने जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से आरबीआई गवर्नर है, तो हमने पिछली बार जब बात करी थी तो हमने एक पॉइंट उठाया था कि जो हमारा रिपेट्रिएशन क्राइसिस वाला मसला है उसको हम सॉल्व, अगर आरबीआई ये कह दे कि हम जो है डॉलर के बदले में, रुपए के बदले में डॉलर नहीं देंगे, तो आज की डेट में अगर आप आरबीआई गवर्नर से कहते हो कि नहीं ये लायबिलिटी वाला सिस्टम खत्म करो, हम जो है रुपए के बदले में डॉलर नहीं देंगे, तो आरबीआई गवर्नर कहेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो कहो। लेकिन अगर हमने आरबीआई गवर्नर को वोट वापसी पासबुक के दायरे में ले आए तो उस पर हम दबाव बना सकते हैं उसको, मतलब कम से कम उसे सजेशन दे सकते हैं उसको हम, तो वो उसे कोई अच्छा कारण देना पड़ेगा अपनी बात को आगे रखने के लिए। अदरवाइज आज तो वो हमारी बात सुनेगा भी नहीं। तरीके से सीबीआई डायरेक्टर है, तो बहुत बार सुना होगा सीबीआई डायरेक्टर बिक चुका है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई अपने हिसाब से सीबीआई को मैनेज कर रही है। ये सब बातें अक्सर निकल के आती हैं सामने कि सीबीआई जो है प्रधानमंत्री कहने पे काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी अगर सीबीआई डायरेक्टर को हम लोग डायरेक्टली वोट वापसी पासबुक के दायरे में आ जाएगा तो। और जिला शिक्षा अधिकारी जो बात करी हमने, 5वां पॉइंट था हमारा कि इसमें देखेंगे 5वां पॉइंट था कि गणित विज्ञान की शिक्षा की कमी, अच्छी शिक्षा की कमी हमारे देश में है, तो उसको दूर करने के लिए वोट वापसी पासबुक में, तो अगर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी को ले आते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी आज की तारीख में क्या है कि वो परमानेंट नौकरी पर है और उसको नौकरी पर रखने का जो राइट है वो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री से मतलब है कि जो भी सिस्टम बना रखा है मुख्यमंत्री ने उसके अकॉर्डिंग वो नियुक्ति उसकी होती है। तो जिला शिक्षा अधिकारी अगर वोट वापसी पासबुक के दायरे में आ जाता है तो जिले के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको ये अधिकार मिलेगा कि जिला शिक्षा अधिकारी को नौकरी से हटा सकते हैं अगर उनको उसका काम उन्हें पसंद नहीं आता है, और किसी और को उसके बदले में नौकरी पर रख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जिला शिक्षा अधिकारी को अपना काम अच्छा करने की कोशिश करेगा। सरकारी स्कूल में जो आज भ्रष्टाचार चल रहा है, बिल्डिंगें खराब हैं, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं,
तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी अगर इस व्यवस्था के अंदर आएगा तो। और इसी तरीके से जिला पुलिस प्रमुख है वो भी अगर उसको भी नौकरी से हटाने का अधिकार और किसी और को नौकरी पर रखने का राइट हमें मिल जाता है, तो इसलिए वो भी जो है ईमानदारी से काम करेगा, कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की, और जो उसके नीचे के अन्य पुलिस वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस छोटे अधिकारी हैं, वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि वोट वापसी पासबुक जो है हमारे नेताओं को, जज को, अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाएगा, जवाबदेह बनाएगा। तो एक बात ये आती कि मतलब जो बातें अभी तक मैंने बताई अभी तक कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री नहीं है उसके पीछे ये 3-4 कारण थे कि हमारे यहाँ अदालतें भ्रष्ट हैं, जज भ्रष्ट हैं, पुलिस भ्रष्ट है, सरकारी विभागों में गैर जवाबदेही, अनअकाउंटेबिलिटी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे फर्क ये पड़ता है, जैसे अब ये एग्जांपल है मुंबई का 2019 का, अक्टूबर 2019 का, जिसमें एक व्यापारी था, उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। एक 40 साल का कोई आदमी था, उसकी टीनेज बेटी थी, 15-16 साल की बेटी, उसे किडनैप कर लिया और पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर रही थी, पुलिस उसके FIR नहीं दर्ज कर रही थी, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह के मामले आप सोच के देखिए, अगर आप एक व्यापारी हो और आपके दोस्त व्यापारी कोई, उसकी कोई बेटी किडनैप हो जाए और उसको सुसाइड कर ले, तो आप अपना व्यापार पहले संभालोगे या फिर आप अपना पहला परिवार संभालोगे? मतलब आपको ये टेंशन खाई रहेगी कोई मेरी बेटी ना किडनैप कर ले, कोई मेरा बेटा ना किडनैप कर ले। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब लोगों की एक प्रोडक्टिविटी जो है वो अपने काम से ज्यादा दूसरी चीजों पे जाती है। इसी तरीके से दूसरी रिपोर्ट है, देखिए 2018 की, ये भी है 2018 की, बिजनेसमैन है, एक यूपी की खबर है ये, उत्तर प्रदेश की। तो उसमें बिजनेसमैन से एक यूपी का कोई अधिकारी होगा, उसने करप्शन किया होगा, कुछ रिश्वत मांगी होगी, और वो जब पुलिस थाने गया उसके खिलाफ FIR लिखवाने के लिए, तो पुलिस थाने ने उसी को मतलब जेल में डाल दिया, उठा के व्यापारी को उल्टा। तो इस तरह के जब मामले आप देखते हो तो भाई जाहिर सी बात है आपके मन में यही आएगा पहले कि आप खुद को बचाओ, व्यापार भाड़ में जाए, बाद में पहले मैं खुद की जान बचाऊं। और ये तीसरी रिपोर्ट आप देखो, अगर ये मतलब मैंने चुन के रखी है रिपोर्ट बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो थोड़ा सा खबर में आ जाती हैं। ये मार्च 2020 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट है पंजाब की। तो पंजाब में क्या हुआ कि मतलब एक केमिस्ट था, एक जो दवाइयों की दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह, तो उसने एक पंजाब में एक ऑफिसर थी, उसको जाके गोली मार दी और खुद को भी मार डाला। मतलब वो पुलिस जो भी रही होगी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, केमिस्ट, ड्रग ऑफिसर रही होगी जो भी, वो करप्ट रही होगी, उसने रिश्वत मांगी होगी या जो भी रहा होगा मामला उनके बीच में, तो परेशान हो गया होगा, उसने जाके उसको भी मार डाला, खुद को भी मार डाला। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब लोगों के जो व्यापारी हैं, व्यवसायी, उनको क्या होता है कि अपने काम से ज्यादा उनका दिमाग रहता है दूसरी चीजों में, वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके देखिए, ये एक रिपोर्ट है, ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी पुलिस वालों ने जब उसने रिश्वत देने से मना किया। तो आप सोच के देखिए, आपका बिजनेस है, आप ट्रक ड्राइवर रखते हो, ट्रक ड्राइवर कोई गोली मार दे, तो आपका बिजनेस, आप सोच के देखो कि कैसी आपके ऊपर क्या बीतेगा। कि आपका कोई ट्रक ड्राइवर कोई गोली मार दे रहा है, आपका सामान उस ट्रक में भरा पड़ा है, तो आप पहले अपना सामान बचाने भागोगे, पुलिस, जो ट्रक ड्राइवर आपका मारा गया उसके परिवार को आपको पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारी टेंशन आपको लेनी पड़ेगी इस तरह से दिमाग में। तो काम से ज़्यादा मन आपका रहेगा आपकी टेंशन के ऊपर। फिर ये एक रिपोर्ट है जिसे बहुत से लोग ये भी नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, जज हैं, ये सब चीज़ें, वो बहुत से लोग ये मानते नहीं कि हाँ भ्रष्टाचार है भी, तो मानते हैं बहुत थोड़ा है। लेकिन ये रिपोर्ट है, देखिए 2012 की रिपोर्ट है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो बताई गई कि एशिया में सबसे घटिया है। एशिया में जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी है, IAS IPS और ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे घटिया था। इसमें हमारा जो इंडिया का नंबर था सबसे बॉटम में था। और हमसे बेहतर स्थिति में कौन कौन से देश हैं? वियतनाम है हमसे बेहतर स्थिति में था, इंडोनेशिया हमसे बेहतर था, फिलीपाइंस हमसे बेहतर था, चाइना हमसे बेहतर था। और इस रिपोर्ट में ये बात लिखी गई थी कि हमारे यहाँ जो ऑफिसर, अधिकारी वगैरह हैं, वो बिजनेसमैन से जो है रिश्वत मांगते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका काम अटकाते हैं, और काम अटकाने के बाद उनसे रिश्वत मांग के उनका काम आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स सेड डीलिंग विद कोर्ट सिस्टम इन इंडिया वाज एन अनअट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर कंपनीज। मतलब हमारे यहाँ जो कोर्ट सिस्टम है, अदालतें हैं, उनके साथ डील करना, उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ज़्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो ज़्यादातर लोग अदालत जाना ही नहीं चाहते हैं। और ये बात सही भी, आपने देखा होगा कई बार दो लोगों के बीच में मसला हो जाता है कोई, तो लोग सोचते हैं अदालत ना जाना पड़े या पुलिस को ना बुलाना पड़े, आपस में सुलटा लो, अदालत गए तो वहाँ ज़्यादा हमें लेने देने पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जो समराइज कर देता हूँ एक बार मैं ये चीज़ दिखा करके, जो हमारे सही समस्या है, सही समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री और व्यवसाय को शून्य से खोल के, मतलब जीरो से स्टार्ट करके चला पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास कोई पहुंच नहीं है, आपके कोई नेता, पिताजी या कोई भाई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, साधारण अगर आप व्यक्ति हैं तो। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह 5 वजह है, मुख्य है। अदालतों का भ्रष्टाचार है सबसे नंबर 1 पे, टैक्स के गलत कानून है, GST जैसे टैक्स हमारे यहाँ, GST वगैरह टैक्स, अच्छे टैक्स सिस्टम नहीं है, इनकी वजह से घाटा ज़्यादा होता है लोगों को, व्यवसायियों को। और महंगी ज़मीनें हैं,
उसके बाद सरकार और प्रशासन की गैर जवाबदेही है, भ्रष्टाचार है। उसके बाद गणित विज्ञान की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। ये 5 चीजें हमारे यहाँ मुख्य समस्याएं हैं, उनका समाधान है जोरी कोर्ट, रिक्त भूमि कर, बोर्ड वापसी पासबुक। ये 3 मुख्य समाधान है। अभी इसमें 2 समाधान रह गए हैं, मतलब 2 समाधान से मेरा मतलब है कि यहाँ पर ये अगर 5 चीजें सही हो जाती हैं तो हम काफी सारे काम करने लग जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारा जो विदेशियों की से एक युद्ध का भय है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। वो तभी समाप्त होगा जब हम 2 और कानून हैं जिनको हो सकता है अगली बार डिस्कस कर लेंगे। धन वापसी पासबुक है और एक है गन लॉ कि भारत के सभी सज्जन नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये दोनों कानून आ जाएंगे तो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। धन्यवाद।